अच्छा, ये हम बड़ा ज़िक्र सुनते हैं कि ये क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पेट्रोलियम है क्या? सिंपली ये सारे अल्फ़ाज़ जो हैं ग्रीक से निकले हैं। ग्रीक लैंग्वेज में पेट्रा कहते हैं रॉक्स को और ओलियम तेल को कहते हैं। यानी क्रूड ऑयल या रॉक ऑयल ये था और ये मतलब फ्लेमेबल लिक्विड होता है, हम सबको पता है। इसकी दुनिया के अंदर जो इस वक़्त निकल रहे हैं, 200 से ज़्यादा किस्म के क्रूड ऑयल निकल रहे हैं और उनका कलर व्हाइट से लेके और डार्क ब्लैक तक जो ब्राउन और ब्लैक हर इवन ग्रीन रंग का भी क्रूड ऑयल हमें मिलता है दुनिया के अंदर। आप इसमें मैं तफ़सील में नहीं जाऊँगा कौन-सा क्रूड ऑयल बेहतर होता है, कौन-सा नहीं होता है। सबसे अच्छा क्रूड ऑयल वो होता है, जो कि आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या है? आपका गैसोलीन और डीज़ल जिसमें ज़्यादा होगा या जेट फ्यूल जिसमें ज़्यादा होगा, जिस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से आपको मिलेगा, वो ज़्यादा होता है, प्रीमियम के ऊपर बिकता है। दुनिया में 3 क्रूड ऑयल हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे जी ब्रेंट ये हो गया, ब्रेंट ये हो गया, दुनिया में 3 है। एक बेंचमार्क ब्रेंट से किया जाता है, जो कि नॉर्थ सी के अंदर है, इंग्लैंड के पास एक है, उससे निकलता है। एक अमेरिका के अंदर वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहलाता है, उसको बेंचमार्क करते हैं। और तीसरा हमारा ओपेक का कहलाता है, जिसमें अरेबियन लाइट को लेते हैं, ओपेक की बास्केट में 10 क्रूड ऑयल की कीमत डाल के वो एक बनाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसको आगे मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये जो है दुनिया के अंदर जो इसकी बढ़ती चली जा रही है, अभी जो पिछला साल गुज़रा है ना, ये जो भी नंबर है ना 2019 के हैं, जो कि मैंने 20 में आपको बताए हैं, 20 का नंबर कोई नहीं है। 20 के अंदर चूँकि इतना ये कोविड की वजह से नीचे हुआ था कि वो नंबर को हम एक मिसाल नहीं बना सकते। तो 2020 मतलब ये 15 बिलियन बैरल के अंदर जो नई दिखे हैं, हमारे पास इज़ाफ़ा हुआ है। टोटल जो है विश्व दुनिया में 1707 बिलियन बैरल। इसका 35% जो है मिडल ईस्ट के अंदर है। ठीक है? 30 टू 35%। मिडल ईस्ट से मेरी मुराद ये इराक इस वक़्त जो है रिज़र्व के लिहाज़ से सऊदीया के बाद अगर कोई मुल्क है, बल्कि बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि इराक में ज़्यादा हैं एंड वन ऑफ द रीज़न जो इराक की इतनी तबाही फैली है उसका उसका तेल भी है, उसके पीछे ये कहानी भी चलती है। एक किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो आप सब पढ़ें। वो किताब अगर आपने पढ़ ली, तो आपको दुनिया की समझ में आ जाएगी, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो किस तरीके से हो रही हैं। डायरी ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ठीक है? ये बड़ी मशहूर किताब है और पता नहीं कितने एडिशन इसके छप चुके हैं। इसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से दुनिया के अंदर जाके मुल्कों के तख्ते उल्टे जाते हैं, उनकी इकोनॉमी को किस तरह गुलाम बनाया जाता है, किस तरह कर्ज़े देके जो कुछ भी होता है, तरक्की के नाम पे। सर बुक का नाम दोबारा बताइए। डायरी ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। हिटमैन कहते हैं वो जो कातिल नहीं होता किराए के ऊपर जो कत्ल करता है। ये इकोनॉमिक हिटमैन, डायरी ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ऑथर का नाम मेरे इस वक़्त ज़हन में नहीं आ रहा। ये आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी किताब। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी है, लिबर्टी पे है ये किताब ये। तो एनीवे किसी लाइब्रेरी में भी होगी, ये मिल जाएगी आपको। तो जो हमारे पास तेल इस वक़्त मौजूद है अगले 50 साल के लिए, अगर कोई नई डिस्कवरी नहीं हुई तो ये इस रेट के ऊपर जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं, अगले 50 साल के लिए हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है? अब क्रूड ऑयल कैसे बना? क्रूड ऑयल बनाने की 2 थ्योरी हैं, एक कहलाती है बायोजेनिक थ्योरी और एक कहलाती है एबायोजेनिक थ्योरी और तीसरा अल्टरनेटिव मेथड है। बायोजेनिक थ्योरी क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, चाहे वो प्लांट हों, ये एनिमल हों, इंसान हो, जानवर हो, ये जब मरते हैं या ज़मीन में दब जाते हैं, उसके ऊपर मलबा आता रहता है और जब टेम्परेचर और प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये कहलाती है थ्योरी बायोजेनिक थ्योरी कि एक बायोलॉजिकल मास था, उसके ऊपर टेम्परेचर पड़ा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा और वो कन्वर्ट होके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया और उसको फिर आप गैस की शक्ल के अंदर होता है या तेल की शक्ल के अंदर होता है, क्रूड ऑयल की शक्ल में होता है, आप निकाल लीजिए। 1975 से पहले समंदर से कोई तेल नहीं निकालता। ये पता था कि समंदर के अंदर तेल मौजूद है, लेकिन दुनिया में दूसरे ज़खायर इतने थे, इतना मिल रहा था। ये 73 के बाद जब पहला ऑयल एम्बार्गो लगा है और अमेरिका के अंदर ब्लैकआउट्स में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और राशनिंग हुई है, उसके बाद उन्होंने अल्टरनेट सोचा है कि जब ये भुट्टो साहब ने, शाह फैसल ने और कज़ाफ़ी ने इनका किया था ना 73 के अंदर ऑयल एम्बार्गो लगाया था यूरोप के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, तो उसके बाद उन्होंने ये वहाँ से भी डिस्कवर किया, अपनी उन्होंने बढ़ानी शुरू की। तो अब समंदर से भी निकल रहा है। इस वक़्त जो नॉर्वे और इंग्लैंड का जो सारा तेल है, इवन रशिया का भी कुछ तेल और अमेरिका का जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर आप पढ़े होंगे बीपी की जो स्पिल हुई थी, वो भी आपने पढ़ी होगी। इतना
BP पे जुर्माना हुआ था। ये ज़्यादातर जो है समंदर से निकाल रहे हो। समंदर से तेल निकालने में जो एक सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये होता है कि जो हरिकेन्स आते हैं या अगर आपका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, अभी जैसे इंडिया के अंदर हुआ है, अभी जब 10 दिन पहले 12 दिन पहले जो आया था तूफान आया था, जो हमारे यहाँ भी सैंडस्टॉर्म आया था हल्का सा कराची के अंदर। इंडिया के अंदर एक रिग जो है वो टाइमली उन्होंने खाली नहीं की और वो कर रहे थे, वो रिग गिर गई, 200 आदमी मर गए। अब ये चीज़ें खबरों में आती नहीं है, लेकिन अगर आप इनको ज़रा ऑब्ज़र्व करते रहें तो आपको ये पता चलता है। तो ये तरीका है कि जिस तरीके से ऑयल बन जाता है। अच्छा, अब तक जितनी भी ऑयल बियरिंग रॉक्स हैं ना, उनकी जो है समंदर के अंदर होगा तो ये 300 से 400 साल पुरानी मतलब लगते हैं इसको तेल बनने में, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होने में। ज़मीन पे थोड़ा कम लगता है, लेकिन कोई भी रॉक जो ऑयल बियरिंग रॉक है, जिससे ऑयल निकलता है, वो 1 मिलियन साल 1 मिलियन साल से पुरानी मतलब होती है। कोई बात 50 मिलियन है, कोई 100 मिलियन है। उनकी जब एजिंग की जाती है, अब एजिंग का एक तरीका कार्बन डेटिंग से की जाती है, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसपे मैं अभी बात नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये ड्रिलिंग का तरीका होता है कि आप इसको जो आपको जियोलॉजिकल सर्वे से आपको पता चलता है ये है, आप एक ऊपर रिग लगाते हैं, ड्रिल करते चले जाते हैं। डीपेस्ट जो अभी की है लेटेस्ट अभी जापान ने 3-4 हफ्ते पहले किया है, वो 8000 मीटर तक नीचे गए। उससे पहले का जो रिकॉर्ड था 7300 मीटर का था, उसके बाद जब आप नीचे चले जाते हैं 8000 मीटर हाईएस्ट है जो अभी तक जापान ने अचीव किया है, वो नीचे चले गए। तो इस तरीके से आप एक ड्रिल होती है, वो जा रही होती है, निकाल रही होती है, जब जाके वो उसको टैप में हिट करती है, गैस मिलती है, ऑयल मिलता है। जब ऑयल निकल के आता है वो मैं आगे दिखाऊँगा आपको तस्वीर, पहले चलें आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जब ऑयल निकलता है ना पूरा एक गशर निकलता है पूरा। अब असल काम जो होता है कि ये जो गशर निकल के आ रहा है इसको कैप करना। ये पूरी एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप इसको कैप करते हैं। कैप करने के बाद वो आपके पास हो जाता है। फिर आप उसको सर्टेन पंप्स वगैरह लगा के सर्टेन क्वांटिटी जितनी भी होती है उसकी उसको आप निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरी थ्योरी है एबायोजेनिक थ्योरी। एबायोजेनिक थ्योरी में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये बकवास है। किस तरीके से जो अ, ये ऑर्गेनिक मैटर जो कन्वर्ट हुआ हाइड्रोकार्बन के अंदर, सीधी बात है जब ये कायनात ख़ल्क़ हुई, चाहे अल्लाह ताला ने ख़ल्क़ की या बिग बैंग से ख़ल्क़ की। तो उस वक़्त जो है जब ज़मीन बनी है, ठंडी हुई है, उसके अंदर जो है उस वक़्त ये सारी चीज़ें मौजूद थी। जितने मेटल्स थे वो भी मौजूद थे, जितने कार्बनिश मटेरियल थे, कार्बन डिपॉज़िट थे वो थे और ये सारे जब कायनात ख़ल्क़ हुई उस वक़्त से ही चले आ रहे हैं। आप उसको निकालते चले जाओ, जितने निकालोगे उतने ख़त्म होते चले जाएँगे, नए नहीं बन रहे आपके कोई। जो यानी कायनात की तख्लीक के वक़्त, ज़मीन की ख़ल्क़त के वक़्त जो चीज़ मौजूद थी वही है। उसमें से आप जितना ये वही है मेरी तरह के जो लोग हैं ना जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास है तो इस तरह मत उसको खर्च करो कि अगली नस्लें खाली बैठें। लेकिन अब ये एक अल्टरनेट एनर्जी की वज़ह से हो सकता है कि ऑयल हमारे पास सरप्लस हो जाए और इसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ जाए, ठीक है? अच्छा इस थ्योरी ये कहती है कि जो हाइड्रोकार्बन अंदर मौजूद हैं, ये जब ज़लज़ले आते हैं, जियोलॉजिकल चेंजेज़ होती हैं, तो उससे जो क्रैक्स रॉक्स के अंदर हो जाते हैं, ये चूँकि हल्का होता है, पानी से हल्का होता है, ये माइग्रेट करके ऊपर आ जाता है और आप उसको निकाल लेते हैं। तीसरा मेथड है जर्मनी में जो निकाला था उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, कि वो कोल से लिक्विड बनाया करते थे। तो आजकल इस पे भी काम हो रहा है, शेल ने भी काम किया है, लो सल्फर डीज़ल बनाने के लिए ना कि 10 पीपीएम का उसका, कि आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, कोल को लिक्विड में कन्वर्ट कर लें। ये मेथड जो हैं मुख्तलिफ पेटेंट हुए हुए हैं, इससे बनाया जाता है, इसको आप बना सकते हैं। ये सिंपल एक ऑयल वेल होता है, कैसे होता है, किस तरीके से ड्रिल करते हैं, रिज़र्वायर में पहुँचते हैं आप और रिज़र्वायर से तेल निकाल के और आप सप्लाई करते हैं और वो तेल जो है निकलने के बाद अब जब ये निकल के आता है ना, इसकी अगर आप एक केमिकल ऐसे देखें ना, आप लोग में से काफ़ी लोगों ने ये पता है कि केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन कहते ही इसीलिए कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ सबसे खतरनाक चीज़ जो इसके अंदर होती है ना, वो सल्फर होती है। जितनी ज़्यादा सल्फर होगी उतना ही वो ऑयल जो है, वो बुरा होता है। क्योंकि जब आप रिफाइन करने जाते हैं ना, तो सल्फर की कंसंट्रेशन नीचे वाली जो प्रोडक्ट होती है, खासतौर पे फर्नेस ऑयल वगैरह उसमें बढ़ जाती है। अब ये हाइड्रोकार्बन की टाइप्स होती हैं, पैराफिन्स होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं। एरोमेटिक्स का मतलब खुशबू वाले जो होते हैं ना, इनके अंदर एक तो स्ट्रेट चेन होते हैं ना हाइड्रोकार्बन, जिनका कि फ़ॉर्मूला जो है CH4 वाला होता है ना कि एक कार्बन है और 4 उसके साथ हाइड्रोजन एटम है।
वो रिपीट होते चले जाते हैं, C2H5, C2H6 और C3H8 इस तरीके से वो जो फ़ॉर्मूले हैं वो है। फिर नेप्थेनिक होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं जो बेंज़ीन स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं और एस्फाल्टिक होते हैं। तो क्रूड ऑयल को हम 3 हिस्सों में करते हैं डिवाइड कि मतलब सॉलिड के अंदर जो है जैसे अगर आप देखें ना फ्यूल को अगर आप देखें तो शेल ऑयल आपको मिलेगा, कोल मिलेगा, ये बिटुमिनस ऑयल ये जो भाई मैंने कोल की बात की। पेट्रोलियम में सॉलिड लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो कनाडा के अंदर जैसे मैं आगे आपको बताऊँगा जी यार। कि ये सीप होके ज़मीन से ऊपर आ जाता है और सैंड के अंदर फिक्स हो जाता है। लेकिन ये उससे तेल निकालने का प्रोसेस ज़रा महँगा है, तो उसी वक़्त फिज़िबल होता है कि जब तेल की कीमत $70-80 हो तो वो प्रोसेस होता है वरना उनको अबैंडन करना पड़ता है। और गैस के अंदर नेचुरल गैस होती है जिसके अंदर 90% 95% जो है मीथेन होती है और दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है? अच्छा हिस्ट्री हमें ये बताती है पेट्रोलियम की हिस्ट्री ये बताती है कि 4000 साल पहले भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं आज 6000 साल पहले जो इराक के अंदर जो बाबिलोन की तहज़ीब है या इजिप्शियन पिरामिड्स हैं, उनके लिए कहते हैं कहा जाता है साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उनको जॉइंट करने के लिए जो रॉक्स हैं बड़ी-बड़ी, उसके अंदर एस्फाल्ट या बिटुमेन को इस्तेमाल किया गया है। यानी जिस तरह आजकल हम सीमेंट से ईंटें खड़ी करते हैं ना, उसके अंदर ये हुआ है। अच्छा, ये जो लकड़ी के जहाज़ बनते थे, उनकी वाटर प्रूफिंग के लिए भी इराक वाले जो थे, वो उसको शिप्स के लिए यूज़ करते थे और बाबिलोन के जो टावर्स हैं, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल हुआ। हैंगिंग गार्डन ऑफ बाबिलोन बड़े मशहूर हैं, ठीक है? और मेडिसिन के अंदर इसको और लाइटनिंग पर्पज़ के लिए ईरान में 700 बीसी के अंदर ये यूज़ किया करते थे। अब ड्रिलिंग की हिस्ट्री ये सबसे पहले जो इसका जो तरीका है, इसका क्रेडिट भी एक मुसलमान को जाता है। अल-राज़ी नाम का एक केमिस्ट गुज़रा है। जिसने डिस्टिलेशन से करके केरोसिन अलग किया था और केरोसिन को उसने जो है मतलब लैंप वगैरह उस ज़माने में अपना बनाया था उसने, अल-राज़ी ने इसको। केरोसिन डिस्टिलेशन का जो बानी है, वो बाज़ लोग जाबिर बिन नहियान को कहते हैं कि उसने ही शुरू की थी डिस्टिलेशन लेकिन ये अल-राज़ी का नाम दिया जाता है। ठीक है? और एस्फाल्ट से केरोसिन सबसे पहले पेटेंट जो बनाया था, ये गैसनर साहब थे, उन्होंने बनाया था और अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें ऑयल की, तो शुरू के 1920 से लेके 1930-35 तक जब तक फोर्ड का 17-18 में मॉडल आया था, 20-25 में जब फोर्ड की गाड़ियाँ बढ़ी, उससे पहले सिर्फ केरोसिन लिया करते थे, बाकी जो बचता था उसको फ्लेयर कर दिया करते थे। तो इतना ज़्यादा मतलब निकलता था, सिर्फ केरोसिन का इस्तेमाल हुआ करता था, बाकी सब चीज़ों को तो ये एक हिस्ट्री है कि केरोसिन लैंप 1854 में बन गया था, हमारी हिस्ट्री भी है कि लालटेन हमारे आबा-ओ-अजदाद वो इस्तेमाल किया करते थे उसके लिए। मिट्टी का तेल ही जिसको हम कहते हैं केरोसिन ऑयल कहते हैं या ज़मीन से क्योंकि निकलता है तो उसको हमारे यहाँ लोकल ज़बान में मिट्टी का तेल कहा जाता है। फिर अ, 1950 तक जो था दुनिया का मेन फ्यूल जो था कोल था लेकिन ऑयल ने बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी वजह थी बड़ी, कि ऑयल के अंदर जितनी एनर्जी है ना यानी 1 टन अगर आप ऑयल ले रहे हैं ना तो आपको 3 टन कोल के बराबर वो एनर्जी देगा। अगर इस कैलोरीफिक वैल्यू से आप लें, तो वो था। तो ज़ाहिर है कि बल्क आपको चाहिए होता है, ये कॉम्पैक्ट एनर्जी आपको मिल जाती है। ठीक है? तो अब ये 2019 की एवरेज प्रोडक्शन जो है 100 मिलियन बैरल पर डे थी, वो कम हुई है और अब बढ़ के दोबारा वही आ गई है। ये रिज़र्व मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओपेक के रिज़र्व जो हैं आप देख लीजिए कि 1707 बिलियन के अगर रिज़र्व हैं, तो 12 टू 20 जो है यानी ऑलमोस्ट 60-70% जो है, वो मिडल ईस्ट के अंदर है। ये आपको एक जियोपॉलिटिक्स का एक आइडिया देगा कि मिडल ईस्ट के अंदर क्यों बादशाहतें हैं, क्यों अमेरिका बहादुर की एक नज़र है। ये एक कैसेंजर डॉक्ट्राइन कहलाता है कि 1973 में जब ऑयल एम्बार्गो हुआ था, तो उसके बाद कैसेंजर ने एक डॉक्ट्राइन दिया था कि जहाँ भी हमारी एनर्जी नीड्स होंगी, वहाँ से जहाँ से हम पूरे कर रहे होंगे, तो उन ममालिक के हुकूमतों को हमें अपने काबू में रखना है। और शाह फैसल का जो मर्डर हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ था। जब 50 साल के बाद जब 2023 में वो पेपर रिलीज़ होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पीछे कौन लोग थे, रॉयल फैमिली के कौन लोग थे, वो हुआ। भुट्टो साहब को जो फांसी हुई, ये सब इनके पीछे जो एक पूरा एक वो है, एक हिस्ट्री है इसकी, ठीक है ना? अच्छा पाकिस्तान में जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है 2019 की वो तकरीबन 84,000 बैरल पर डे है और ज़्यादातर हमारा तेल जो निकल रहा है, वो इस वक़्त पहले बदीन के अंदर था, फिर ये हमारा सिंध के अंदर था,
लेकिन इस वक़्त मेजर जो हमारा आ रहा है ना, वो कर्क डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, केपीके के अंदर। और कुछ हमारी पुरानी फ़ील्ड्स हैं, पोठवार की पुरानी फ़ील्ड्स हैं, तो 50-55 हज़ार बैरल जो है अटक रिफाइनरी जो है, वो सारा का सारा लोकल क्रूड इस्तेमाल करती है, उससे वो फिर सारी चीज़ें ठीक है? ये ऑयल रिज़र्व हैं नॉर्थ अमेरिका में कितने, मिडल ईस्ट के अंदर कितने, अफ्रीका में कितने, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में अब आप ये देखिए कि दुनिया का नंबर 1 जो था एनर्जी कंज्यूमर जो था वो अमेरिका था एक ज़माने में 20 बिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल करता था। चाइना बढ़ते-बढ़ते अब अमेरिका को टच कर रहा है। इतनी उनकी ऑयल की कंज़म्पशन उनकी बढ़ चुकी है। तो अब जिन ममालिक के पास तेल है वो बेच रहे हैं। इनमें से बाद ममालिक ऐसे हैं कि अफ्रीका के आप जिनके ऊपर आपको हँसी आएगी कि नाइजीरिया जो है क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है। मतलब आप ये देखिए कि अपने मुल्क में उन्होंने इतने माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं हमारे तरीके से कि उन्होंने कोई रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं किया कि अपने क्रूड ऑयल को खुद मुल्क में प्रोसेस करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। वो जो है एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को और फिनिश्ड प्रोडक्ट महँगी कीमत के ऊपर वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं अपने मुल्क में, ठीक है? अच्छा ये ऑयल रिजर्व्स की एक पाई चार्ट है कि मेनली आप देख लीजिए कि 48% ऑयल जो है ना दुनिया का, वो हमारे पास है। मिडल ईस्ट के मतलब हमारे से मुराद मिडल ईस्ट की है। अ, यूरोप के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में अच्छा खासा है और ये अगर आप देखेंगे ना साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, इसमें मेन जो आपको मुल्क मिलेगा वो वेनेज़ुएला है और वेनेज़ुएला ज़रा खड़ा हुआ था अमेरिका के खिलाफ तो आज उसको उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है कि क्या बताऊँ मैं आपको, लोग पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी। ये दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर हैं, जो 2019 के अंदर थे। अमे अमेरिका देखें अच्छा ये नंबर जो है ना इसमें शेल के नंबर भी शामिल है, शेल ऑयल के, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। तो अमेरिका न ऊपर चला गया था थोड़ा-सा, लेकिन वो बड़े होशियार लोग हैं, अपने वो बचा के रखते हैं, आने वाले दिनों के लिए और बाकी सब पे खर्च करते हैं। अब ये इराक का नंबर जो देखिए, ये 4.46 है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इराकी तेल कुछ जो डिक्लेयर नहीं होता, वो चोरी से भी बिक रहा होता है। तो इराक जो है, ईरान से ज़्यादा तेल बेच रहा होता है। ये लेकिन इसके मेरे पास ज़ाहिर है कोई सबूत नहीं है। तो बहरहाल ये जो मैं इसमें जो फ़ॉलो करता हूँ ना एक ईएनआई की रिपोर्ट आती है एनुअल रिपोर्ट उसको मैं फ़ॉलो करता हूँ या एक बीपी की ऑयल रिपोर्ट आती है। ये इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, आप देख लें सारे नंबर ये वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ये बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है? अच्छा कंज़म्पशन में आप देख लें कि चाहे यानी अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है 12 और कंज़्यूम कितना कर रहा है 19 या 20 के करीब। तो गैप जो है 8 का वो क्या करता है इम्पोर्ट करके पूरा करता है। अब वो वेनेज़ुएला से नहीं खरीदते, वो मिडल ईस्ट से लेके जाते हैं, सऊदीया से लेते हैं और उनकी जो बड़ी मेजर ऑयल कंपनीज़ हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ के अंदर जॉइंट वेंचर हैं, तो वहाँ से वो तेल लेके जाते हैं, उन फील्ड से तेल लेके जाते हैं। चाइना जो है 12.38 पे पहुँच गया है, इंडिया जो है 4.48 मिलियन बैरल पर डे। एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है, तो अगर आप इसको 159 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको पता चलेगा तकरीबन इंडिया जो है ये मतलब इंडिया जो है, वो तकरीबन 7 बिलियन लीटर के करीब जो है रोज़ाना तेल इस्तेमाल कर रहा है। ये सऊदी अरब की अपनी कंज़म्पशन है, प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, बाकी सारा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जापान एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब जापानीज़ इकोनॉमी जो बैठनी शुरू हो गई है, पिछले 10 साल के अंदर चाइना ने उनको बिठा दिया है। अ, ये एक अलग टॉपिक है, कभी मौका मिला तो आपसे बात करेंगे इसके ऊपर। जापान जो है सो सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है, वो कर रहा है हाइड्रोजन सेल के ऊपर, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, कि अब वो गाड़ियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं कि आप जो है वो ऐसी गाड़ियाँ लेके आएँ जिसका कि फ्यूल जो है हाइड्रोजन हो हाइड्रोजन के ऊपर। क्योंकि आज से 10 साल पहले आप चले जाएँ, तो सबसे फ़ेवरेट टीवी जो था सोनी हुआ करता था। गलत कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ? मतलब प्रेस्टीज की बात सही सही है सर। टीवी घर के अंदर होना बिल्कुल ना, बिल्कुल सर। कि मतलब बाकी तो दूसरे तोशिबा वगैरह नीचे आते, सोनी वाज़ द नंबर 1 टीवी चॉइस के लिए ना। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आज आपको सोनी का कोई आपको शायद ही कोई नज़र आता हो। सैमसंग और फलाने जितने कोरियन ब्रांड हैं और चाइनीज़ ब्रांड है,
वो आपको एलईडी और इस तरह के जो टीवी जो आ रहे हैं हर तरह के, वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो वो इतना पीछे लगे। ये एक ज़माने में तोशिबा का लैपटॉप पूरे उसमें मशहूर था, आज कोई जानता भी नहीं कि तोशिबा कभी लैपटॉप भी बनाया करती थी। तो उस तमाम इंडस्ट्री से वो उड़ चुके हैं, वो दोबारा से आ रहे हैं इसके अंदर। इस पे वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं और मेरा ख्याल से शायद सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूल की जो गाड़ी निकालेंगे ना, तो वो वही लोग निकालेंगे। अच्छा, अब आप गैस पे आ जाइए। गैस के अंदर आप देखें कि आपको ये यूरोप के जो नज़र आ रहे हैं ना, ये ज़्यादातर जो हैं, ये ट्रिलियन क्यूबिक मीटर अ, क्यूबिक मीटर के अंदर आप समझ लें कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर तकरीबन 27 क्यूबिक फीट होते हैं। तो कितनी ये गैस है? मिडल ईस्ट इसके अंदर भी हाईएस्ट है। मिडल ईस्ट के अंदर 2 मुल्कों के पास ज़्यादा गैस है, एक कतर, एक ईरान। यूरोप के अंदर जो आपको नज़र आ रही है गैस, ये ज़्यादातर गैस जो है रशिया के पास। रशिया जो है पाइपलाइन के ज़रिए जर्मनी तक उनकी गैस जारी होती है और एक आध दफ़ा फटा भी पड़ा उन्होंने गैस की सप्लाई। तो मेजर आप देखिए कि इसका भी अगर आप निकालें, तो इसके रिज़र्व भी तकरीबन आपको परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 35-40% मिडल ईस्ट के अंदर आपको ये नज़र आ रही है गैस। तो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, वो सारी की सारी देखिए 43% की है इनके पास है। सर जी, सर मुझे ये पूछना था, ये यूरो एशिया कौन सा रीजन में, यानी इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते यूरेशिया। हैं? जी यूरेशिया जी ये देखें 2 रीजन है ना यूरोप और यूरेशिया से मुराद ये कि आप इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी मिला लेते हैं इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया को अलग एक कॉन्टिनेंट के लोग बाज़ लोग ट्रीट करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते। सही, हाँ, क्योंकि ठीक ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही और कॉन्टिनेंट है एशिया ना। पैसिफिक के अंदर चाइना, कोरिया ये सारे ममालिक आ जाते हैं। नॉर्थ सही, अमेरिका में तो 2 ही मुल्क लेते हैं ना, हम अमेरिका और कनाडा। हाँ, साउथ और क्या सेंटर में अमेरिका तो और सारे कनाडा। जितने भी 30-32 ममालिक हैं उनके, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है? अब मिडल ईस्ट में शुक्रिया वैसे सर। तो इतना बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें ना, तो ऑयल तो 4 मुल्कों के पास है ना। ईरान को तो मिडल ईस्ट अपना कहता ही नहीं है कि मिडल ईस्ट का हिस्सा वो मानते ही नहीं ना, वो तो अपना आप को अलग मानते हैं। मिडल ईस्ट में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा इराक मिलेगा, सऊदी अरब मिलेगा और यूएई। ये मतलब रिच है, ठीक है ना? जिनके पास ज़्यादा ऑयल है। बाकी किसके पास तेल है? कतर के पास गैस है, ऑयल नहीं है उनके पास। जॉर्डन हो गया, बहुत थोड़ा है, इजिप्ट है, यूनाइटेड बॉर्डर है। और सारे ममालिक आप जितने भी उठा के देख लें जो मिडल ईस्ट कंट्रीज कहलाते हैं, मेन जो है इनमें से ये 4 सऊदीया नंबर 1 के ऊपर है, उसके बाद इराक है, उसके बाद यूएई आता है। यूएई में भी अबू धाबी नंबर 1 है, बाकी सबको तो चला वो ही रहा है ना, बाकी 4-5 तो कंगले के स्टेट्स है ना। अल ऐन है और रासुल खैमा ये इस तरह के जो इनकी स्टेट्स हैं, ये शारजा है। इनके पास तो कोई तेल-वेल नहीं है, फुजैरा है। फुजैरा ने ये किया है कि उन्होंने पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर ली हैं। टर्मिनल बना लिए हैं, ऑयल के टर्मिनल बना लिए हैं, तो उससे कमाई कर रहे हैं। लेकिन उनके पास अपना कोई तेल नहीं है। तेल जो है दुबई के पास थोड़ा-सा है, लेकिन मेन जो तेल है वो अबू धाबी के पास है। ठीक है जी, ये टॉप प्रोड्यूसर जो हैं वो ये हैं गैस के और टॉप कंज्यूमर भी जो है गैस के यही हैं मतलब तकरीबन, ठीक है ना? अच्छा इसमें ये नहीं कि कंज्यूम अपने तौर पे कर रहे हैं, देखिए रशिया की जो प्रोडक्शन है ना 579 है और कंजम्पशन उसकी जो है 390 है। तो जो सरप्लस है वो बेच रहा है। पाइपलाइन के ज़रिए जर्मनी तक जा रही होती है उसकी गैस। ये आज पहले यूक्रेन वगैरह सब इनके साथ थे, अभी आजकल जैसे पलटा पड़ा हुआ है, यूक्रेन ने कुछ जहाज़-वहाज़ गिरा दिए, चक्कर चल रहा है उसका, पाबंदियों की बात हो रही है। अब ईरान की गैस जो है इतनी ज़्यादा गैस है हम लाना चाहें, वो रोक रही है हमें, यानी पहले हमारा ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन का था वो खत्म हुआ, फिर टापी का था तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का वो भी है, खड्डे में पड़ा हुआ है। पिछले 20 साल से मैं सुन रहा हूँ ये कहानियाँ, लेकिन ऐसी कुछ चल नहीं पा रही। तो अब ये लोग ईरान के पास चूँकि सैंक्शन है, तो वो तो एलएनजी में कन्वर्ट नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने कतर ने एक कामयाबी ये हासिल की है कि उन्होंने अपनी गैस को जो है वो कन्वर्ट कर लिया है कतर ने उसको अपने एलएनजी के अंदर और दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब तो एलएनजी ऑस्ट्रेलिया भी बना रहा है, अल्जीरिया भी बना रहा है। बहुत सारे ममालिक इसके अंदर आ गए हैं एलएनजी के अंदर भी। ठीक है, ये डिस्टिलेशन का सिंपल प्रोसेस होता है कि आपने इसको हीट दी जो लाइटर हाइड्रोकार्बन होंगे वो सबसे पहले ऊपर उड़ जाएँगे, फिर आप उसको ठंडा करते चले जाएँ,
तो जो डिफरेंट डेंसिटी के ऊपर वो अलग होते चले जाएंगे, ये एक प्रोसेस होता है। और आपने ये शायद हाई हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में डिस्टिलेशन का एक्सपेरिमेंट कम से कम हमें तो कराया गया था, आपको पता नहीं कराया गया या नहीं किया है। ये डिस्टिलेशन कराते थे कॉलेज के अंदर। अब मुझे नहीं पता कराची के या सर से पढ़ा है। नहीं पढ़ा होगा, ये एक्सपेरिमेंट लैब में कराया जाता था। और 15 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ नहीं करता था सर। हमारा, 25 नंबर का सॉरी। हाँ, केमिस्ट्री का 100 का पेपर होता था, 75 थ्योरी का और 25 नंबर प्रैक्टिकल के हुआ करते थे। और 15 प्रैक्टिकल हम करते थे। आपकी लॉटरी होती थी कि आप जाके पर्ची उठाते थे, जो भी आपके ज़िम्मे आ गया। कभी उसमें ये होता था कि सर सॉल्ट का प्रैक्टिकल तो आपको अल्लाह वास्ते हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, कभी डिस्टिलेशन का मिल जाता था, मुख्तलिफ मिलते थे आपको। ठीक है? जो आप उसको हीट करते हैं, फिर सर उसको मैं ठंडा करके ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकल तो हमारे। सॉरी, क्या कहा आपने? मुझे आवाज़ नहीं आई है। सर ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकल तो अल्लाह वास्ते। सर प्रैक्टिकल जो है वो अल्लाह वास्ते हुए थे। अच्छा, नहीं जब मैंने पढ़ा था उस वक़्त तो भई कम से कम हैदराबाद में हमारे कॉलेज वाले तो, बल्कि हमारे के जो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे दोस्त पढ़ते थे उनको भी कराए जाते थे प्रैक्टिकल। इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। दूसरे कॉलेज से आके जो एक्सटर्नल जो सुपरवाइज़ करते थे और अपने सामने वो प्रैक्टिकल करा के देखते थे कि आपको आता है या नहीं आता करना। ऐसे नंबर नहीं देते थे वो। ये एक सिंपल रिफाइनरी का टावर है। आगे मैं आपको रिफाइनरी की पहले शक्ल दिखा दूँ कि रिफाइनरी होती कैसे है। देखिए ये रिफाइनरी जिस तरह कोई सीमेंट प्लांट होता है ना, इसी तरह की रिफाइनरी होती है। जब एचएससी वाला कोर्स करा तो मैंने आपको एक बताया था कि रिफाइनरी के अंदर ऑयल इंडस्ट्री के अंदर क्या सेफ्टी मेथड्स होते हैं। ये सिंपली एक कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप जाएँ ना अ, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हीटिंग और कूलिंग का मैकेनिज़्म है कि एक तरफ से आप क्रूड ऑयल इनपुट करते हैं, उसको सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करके करते हैं। एक ये हीटिंग टावर होता है, इससे आप गुज़ारते हैं। वो जो जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं। सबसे पहले जो है एलपीजी गैस निकल जाती है, उसके बाद नैफ्था निकलता है। नैफ्था 2 तरह का होता है, एक लाइट नैफ्था होता है, एक हेवी नैफ्था होता है। इस नैफ्था को फिर फर्दर प्रोसेस करके आप केमिकल्स बना लेते हैं या इसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद केरोसिन और ये निकलते हैं, डीज़ल निकलते हैं, केरोसिन निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है, उसके बाद डीज़ल निकलता है और आखिर में फ्यूल ऑयल। मैं जो आपको बता रहा था सल्फर क्यों खतरनाक होता है, सल्फर खतरनाक क्यों होता है कि लाइटर कंपोनेंट अब शुरू जब आपने किया क्रूड ऑयल डाला उसमें 0.2% सल्फर, ठीक है ना? आपने 70% निकाल दिया तो नीचे जो 30% बचा है उसके अंदर सल्फर की कंसंट्रेशन बढ़ के कितनी ज्यादा हो जाएगी? तो वो कार्बन में सल्फर में हाई हो जाता है। जब सल्फर जलती है तो वो अब दुनिया जो है उन्होंने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया 1 जनवरी 2020 से। ये जो मैं शिप्स की आपको पहले मिसाल दे रहा था कि 11-12 बिलियन टन की ट्रेड होती है। शिप्स जो है पहले यूरोप ने किया था कि जी दुनिया में तुम कुछ भी जलाओ। हमारे टेरिटोरियल वाटर में जब आप ईयू के आओगे तो यू हैव टू बर्न लो सल्फर फ्यूल। अब लो सल्फर किसमें होती है? वो होती है डीज़ल के अंदर, कम होती है। तो लेकिन डीज़ल की कॉस्ट जो होती है फ्यूल ऑयल से ज़्यादा होती है। तो वो 2 टैंक रखा करते थे जहाज़ वाले के। जब ओपन सी में होते थे तो वो जलाया करते थे। जब यूरोप पहुँचते थे, तो यूरोप के टेरिटोरियल वाटर्स में वो डीज़ल जलाया करते थे। तो ये एक सिंपल सा टावर है, इससे 6-7 प्रोडक्ट निकल के आती हैं और ये फिर एक रिफाइनरी जो है एक इसकी ये इसकी एक परसेंटेज है। आप देख लें कि इसमें से कौन-सी एक जनरल एक आप कोई भी क्रूड ऑयल ले लें। अच्छा जो अच्छा क्रूड ऑयल होगा ना, उसके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है ना, जहाँ मेरा ये एरो है फ्यूल ऑयल, ये कम होना चाहिए। क्योंकि ये इसकी कीमत एज़ अ रूल ऑफ थंब अगर क्रूड ऑयल $100 पर बैरल बिक रहा है, तो फर्नेस ऑयल का 1 बैरल जो होता है, उससे $25-30 सस्ता होता है। डीज़ल $15 महँगा होता है। बात समझ आ रही है आपको? अगर मैंने $100 का क्रूड खरीदा, ठीक है? उसको मैंने प्रोसेस किया, मुझे 10% मिला डीज़ल या 10% मिला मुझे जेट फ्यूल मिला। ये चीज़ें क्रूड ऑयल से महँगी बिकती हैं और फ्यूल ऑयल जो होता है, वो सस्ता होता है। मतलब क्रूड से सस्ता होता है। तो अगर मेरी परसेंटेज डीज़ल की, केरोसिन की, जेट फ्यूल की ज़्यादा होगी, मैं उससे ज़्यादा कमाऊँगा तो मेरा नेट मार्जिन पॉज़िटिव कहलाएगा। मैंने $100 का क्रूड लिया, उसको मैंने प्रोसेस किया, उससे जो मेरी चीज़ें बनी, अगर उनकी वैल्यू $100 नहीं आ रही है बेचने पे मुझे,
फिनिश प्रोडक्ट की, तो मेरा नेगेटिव मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव मार्जिन। और अगर मैंने $100 का क्रूड लेके $105 में बेच दिया, जो चीजें बनाई उन सब की वैल्यू मुझे $105 मिली, तो मैंने $5 मेरा नेट पर बैरल मेरा मार्जिन हो जाएगा। तो रिफाइनरी जो चलती है वो इसी चीज पे चलती है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जितनी ज्यादा बनेंगी ना, उतने ज्यादा उसके मार्जिन होते हैं। और वो, लेकिन पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि पुरानी रिफाइनरीज में, जी आसकानी साहब, सर ये प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा जो अभी आपने शेयर किया, जी इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि जितने प्रोडक्ट आपने जैसे ये शेयर किए सिर्फ यही बनते हैं या फाइनल जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको क्या करते हैं फिर देखिए, डिस्टिलेशन फ्यूल के प्रोसेस में? हाँ, ये इसके दो तरीके होते हैं कि फ्यूल ऑयल से आप एक चीज बना सकते हैं, इसको और फर्दर प्रोसेस करके इससे लुब्रिकेटिंग ऑयल भी निकाल सकते हैं, इससे आप वैक्स भी निकाल सकते हैं, इससे आप पेट्रोकेमिकल्स भी बना सकते हैं। अगर नेफ्ता क्रैकर लगा लें पेट्रोकेमिकल। जनरली पाकिस्तान के अंदर फ्यूल ऑयल जो निकलता है नेशनल रिफाइनरी के अलावा बाकी सारी रिफाइनरीज जो हैं वो पावर प्लांट्स को बेच देती हैं, और जैसे आपके पावर प्लांट है वो उसको जला के, और ज़ाहिर है कि बॉयलर से वो स्टीम पैदा करके और फिर अपनी वो एनर्जी पैदा कर लेते हैं। मेन यूज़ इसका ये था, लेकिन एक नेशनल रिफाइनरी वाहिद रिफाइनरी है जो अपने फर्नेस ऑयल को फर्दर प्रोसेस करके लूब रिफाइनरी में ले जाते हैं। उससे लुब्रिकेटिंग ऑयल तकरीबन 2 लाख टन के बनाते हैं, फिर वैक्स भी बनता है, वैक्स निकालते हैं, वो वैक्स बिकता है। ठीक है? तो ये है। तकरीबन जितने जो हमारे यहाँ क्रूड प्रोसेस हो रहे हैं ना, उसमें अबू धाबी का क्रूड जो है वो कम देता है। उनका एक क्रूड है मरबन के नाम से, मरबन क्रूड, तो वो ज़रा कम देता है, मतलब उसमें मिडल डिस्टिलेट ज़्यादा होते हैं, फ्यूल ऑयल कम होता है। लेकिन जो अरेबियन लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं या पहले जब ईरानी यूज़ किया करते थे, 35-40% हमारा फ्यूल ऑयल बनता है। तो ये सिर्फ जलाने के काम में आता है। और मैंने कहा कि इसकी कीमत जो है ना क्रूड ऑयल से कम होती है। तो ऐसा प्रोसेस किया जाता है, ऐसा सेट किया जाता है रिफाइनरी के प्रोसेस को कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा मिलें जो आपको प्रॉफिट मिलेगी। अच्छा, एलपीजी गैस हमको सबको पता है, इसकी गाड़ियाँ भी चलती हैं इसके ऊपर, ये घरों में भी इस्तेमाल होती है। और अब तो अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि घरों के अंदर जो पाइप गैस जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़ुल्म है। इससे वही नेट कार्बन की वजह से उसकी भी बात कर रहे हैं। बाद स्टेट लेजिस्लेशन पास कर रही है कि अब नए जिन घरों में है तो है, अब नई जितनी भी हाउसिंग स्कीम आएँगी जो इलाके डेवलप होंगे, उनके अंदर हम ये गैस सप्लाई नहीं करेंगे। वो ये बात कहते हैं, हम इसको गैस को नहीं देंगे। तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा कि प्रोपेलीन होती है, ब्यूटेलीन होती है। पाकिस्तान के अंदर जो है लोकल प्रोडक्शन जो है लाख सवा लाख टन की है, और लेकिन हमारी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 8-9 लाख टन की, 7 लाख टन इम्पोर्ट होता है। ज़्यादातर चोरी का होता है, जो ईरान से आता है पेपर चेंज करके वो यहाँ पे आ जाता है। ना कोई क्वालिटी चेक होती है, ना कुछ होता है। इसके अंदर सबसे खतरनाक कंपोनेंट मरकरी का होता है, वो भी बेच देते हैं, हम घरों में जला लेते हैं उसको, कोई चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं है। मैंने इस पे एक पेपर लिख के भेजा तो है, गवर्नमेंट को, देखें क्या करते हैं वो उसके ऊपर। ये इसके मुख्तलिफ साइज़ के सिलेंडर आते हैं। 40 केजी का भी आता है, 11 केजी का भी आता है, और इस तरह का हमारा हिसाब-किताब है कि ये उसूली तौर पे तो ये प्लांट से भर के निकलने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जगह-जगह दुकानों के अंदर जो है बड़े सिलेंडर को छोटों में खाली कर रहे होते हैं, और धमाके भी हो रहे होते हैं, लोग मर भी रहे होते हैं। ठीक है? अब इसको ये पीएमजी कहते हैं, पेट्रोल होता है, भी कहते हैं इसको, मोटर गैस स्प्रिट भी कहते हैं, अमेरिका में गैस भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है, ये इंटरनल कम्बशन इंजन की प्रोडक्ट है। सबसे पहले कार्ल बेंज नाम का एक आदमी था, उसने ये बनाई थी गाड़ी। और मज़े की बात ये है कि वो बेचारा गाड़ी बनाने में कंगला हो गया था। तो उसकी जो मंगेतर थी, उस ज़माने में जर्मनी में भी जहेज़ का रिवाज था। तो उसकी मंगेतर ने अपने बाप से कहा कि मैंने इससे शादी करनी, तुमने जो कुछ भी मुझे दहेज में देना है ना, वो मुझे दे दो, और मैं इसको जो है इसके साथ करना चाहती हूँ। तो ये उसने जो है उसको दिया था। और ये जो बेंज के नाम पे ये मर्सिडीज़ बेंज है, मर्सिडीज़ इन दोनों की बेटी थी, का नाम था मर्सिडीज़, उसके नाम पे मर्सिडीज़ गाड़ी का नाम रखा गया, मर्सिडीज़ बेंज है। पहली जो बनी थी, और वो खातून जो थी उसकी मंगेतर, इसके अंदर उन्होंने जो है बेंज़ीन डाल के इसको पहली दफ़ा चलाया था इस गाड़ी को, और वो लेके शहर में 10-12 किलोमीटर जो भी शहर जिसमें रहती थी वो घूमी। तो उससे लोगों को पता, अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है,
इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, तो ये पहली गाड़ी थी, ठीक है। अच्छा, ये 4-5 जो फ्यूल हैं इनके एनर्जी कंटेंट है, अगर आप देखेंगे ना इसमें मैंने एलपीजी, आप देखिए बजाय तो एलपीजी कम लग रहा है आपको, लेकिन एलपीजी के भी अच्छे खासे कंटेंट होते हैं और ये कंपीटिंग फ्यूल्स कहलाते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है ना मेगा जूल्स पर लीटर के हिसाब से, वो डीजल के अंदर होती है। और यही वजह है कि डीजल इंजन जो जिसको टर्बो गाड़ियां जिनको हम कहते हैं, वो ज्यादातर जो है वो डीजल की गाड़ियां होती हैं। मोटर गैसोलीन में भी होती है एनर्जी, सीएनजी में सबसे कम होती है, लेकिन सीएनजी जो होती है वो मतलब 1 केजी सीएनजी इज इक्वल टू 1.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, समथिंग लाइक दैट, इसमें वो 1.42 का फार्मूला है। और एथेनॉल में सबसे कम होती है, लेकिन एथेनॉल के ऊपर ब्राजील के अंदर और दूसरे ममालिक में बड़ा काम हो रहा है। हमारे जी सिकंदर साहब, सर ये HSD एब्रीवेशन हाई स्पीड डीजल है हाई सर? स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, इसको Yes, गैस sir. ऑयल भी कहते हैं, हाई स्पीड डीजल भी कहते हैं, ये हमारी है, पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी है, दुनिया में इसे गैस ऑयल कहा जाता है। ठीक है सर, और थैंक यू। मोटर गैसोलीन हम कहते हैं, हम इसको पेट्रोल भी कहते हैं, हम एमजी भी कहते हैं, मोटर गैसोलीन भी कहते हैं, हम प्रीमियर मोटर गैसोलीन भी कहते हैं। हर एक ने अपने नाम रखे हैं, अमेरिका में इसको गैस कहा जाता है। अच्छा भाई, 1 मिनट रह गया, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ईशा के लिए, ठीक है। 20 मिनट बाद हम दोबारा मिलते हैं वापस। ओके ओके सर, थैंक यू। Okay, sir. ओके Okay, ओके सर। sir.